नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि आज पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव हो रहे हैं, सुबह 8 बजे से ही मतदाता निकले हुए हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अपने प्रत्याशी चुनने के लिए हर बूथ पर उन्हें जो मशीन दी गई है, ईवीएम मशीन, 2 मशीनें हैं। एक उन्हें अपना पार्षद चुनना है और दूसरा महापौर चुनना है। नगर निगमों की बात कर रहा हूं तो ठीक है, अब तक क्या कुछ निकल कर आया हम दृश्य भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक दृश्य जो मैं देख रहा था और भी जिसकी काफ़ी चर्चा है, बीजापुर का है वो दृश्य, जहां पर कि गिद्ध संरक्षण से संबंधित एक झांकी जैसा कुछ लगाया गया है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व के द्वारा लगाया गया है, गिद्ध संरक्षण का संदेश दिया गया है। और भी ऐसी कई जगह झांकियां हैं। फिर उसके बाद भी जो हम देख रहे हैं कि जब प्रत्याशी निकले, रायपुर राजधानी में मिनल चौबे जब निकली और भी उनके साथ लोग निकले, बड़े बड़े नेता भी निकले मतदान के लिए। सभी ने मताधिकार का प्रयोग किया, परिवार के साथ पहुँचे सभी। अच्छा संदेश है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र के इस हवन में सभी की आहुति आवश्यक है। वोटों का अनंतिम प्रतिशत अभी आएगा, आना बाकी है। लेकिन हम जो देख रहे थे लगातार कि शुरुआती समय जो थे वोट के प्रतिशत बहुत उत्साहजनक नहीं थे। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि वो अनंतिम जो आंकड़े आएंगे तब अंत में पता चलेगा कि क्या हुआ, कितने लोगों ने मतदान किया। अलग अलग दृश्य दिखे कई जगहों पर, पोलिंग बूथ्स पर। चलिए मैं चर्चा की शुरुआत कर लेता हूँ। परिचय करवा दूँ पहले, जो मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। गंधर्व पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गंधर्व जी आपका स्वागत है। अनिल चौहान हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अनिल जी स्वागत है आपका। साथ ही साथ रमेश पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी आपका भी स्वागत है। बताइएगा गंधर्व पांडे जी, बहुत सारी बातें हो रही थी कि यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, ईवीएम वहाँ पर खराब निकल गया, वहाँ पर वोटिंग कुछ देर के लिए रुक गई। बहुत से आरोप लग रहे हैं। अभी जैसे ही मैं देख रहा था मतदान समाप्त हुआ है, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, ढेर सारे आरोप लग रहे हैं। बहुत सी ये भी बातें हो रही हैं कि भाई मतदाता कंफ्यूज है कि महापौर को कैसे वोट देना है, पार्षद को कैसे वोट देना है। मैं ये कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोट कर सकता हूँ। ये कहा है कि रायपुर से, राजधानी रायपुर से दीप्ति दुबे जी ने कहा है, जो कि महापौर की प्रत्याशी हैं। गंधर्व जी देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश की जनता जी को बहुत बहुत नमन करता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति दी। जी उन्होंने जिस प्रकार से आज मतदान किया है, आप देखेंगे विभिन्न पोलिंग स्टेशनों में सुबह जरूर थोड़ा धीमा शुरुआत था, पर अंतिम प्रारूप आते हुए जिस प्रकार की स्थिति सुबह लग रही थी, उसे बिल्कुल जनता ने बदल दिया और वे सभी घर से निकलकर अपना अपना मतदान देने का प्रयास किया। निश्चित तौर पे परिसीमन के कारण रायपुर के कुछ जगहों में कुछ मतदाताओं को परेशानी हुई, जिसके लिए उचित कंप्लेन की गई है। उनकी उस कंप्लेन के तहत आगे की प्रक्रिया में उस प्रकार सुधार किया जाएगा। और जिस प्रकार से विपक्ष से जो महापौर की प्रत्याशी हैं, उन्होंने जो आरोप लगाए ईवीएम मशीन में, तो बहुत से बूथों पे, मैं खुद एक बूथ पे बैठा हुआ था जहां भी त्रुटि आ रही थी, उसे वहां मौजूद अधिकारियों द्वारा त्वरित निराकरण किया जा रहा था। और किसी को भी कोई कंफ्यूजन रहता था तो उसके लिए भी वहां पर मौजूद अधिकारी उनका सहयोग कर रहे थे। और बाहर भी उन्हें, जो कांग्रेस के भी पोलिंग स्टेशन लगे थे, भाजपा के भी थे, निर्दलीय उम्मीदवारों के भी थे, वहां भी मतदाता अगर कोई आते थे तो उन्हें भली भांति किस प्रकार से मतदान करना है उसकी जानकारी दी जाती थी। अगर किसी प्रकार से किसी को कुछ समस्या आती थी तो निश्चित तौर पे भले वो कांग्रेस को मत करने जा रहा हो या भाजपा को मत करने जा रहा हो, वो उसका अपना स्वयं का अधिकार है। पर किसी को भी किसी भी प्रकार की सहायता देने में कोई कमी नहीं की गई है। पूर्ण रूप से जो लोग भी घर से बाहर निकले अपना मतदान करने, उन सभी को कहीं ना कहीं, अगर किसी का परिसीमन के चलते दूसरे वार्ड में नाम आ गया हो, कहीं दूसरा पोलिंग स्टेशन हो, ऐसी परिस्थिति है तो उसकी भी उचित व्यवस्था करके उनको बताया गया कि भाई साहब आपका इस जगह पे मतदान है, आप स्वयं की व्यवस्था जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपको पहुंचाने की व्यवस्था कर दे रहे हैं। आप घर से निकले हैं, आप जरूर मतदान कीजिए। तो इस प्रकार का एक पॉजिटिव संदेश पूरे प्रदेश में दिया गया है और पूरे प्रदेश में मतदाताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। और कांग्रेस
क्योंकि निश्चित तौर पे उन्हें जिस प्रकार से मतदाताओं ने बाहर आकर अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो अपनी हार से बौखलाहट पे वो आरोप भी लगाएंगे। और बिलासपुर से अभी खबर आ रही थी कि किस प्रकार से वार्ड पार्षद ने वहां ईवीएम मशीन को लूटने की कोशिश की है। तो ये सभी प्रकार की चीजें जब हार की बौखलाहट होती है तो इस प्रकार के आरोप विपक्ष का करना ये बिल्कुल अपनी जो मौजूदगी धरातल से भी उनकी मौजूदगी ध्वस्त करने का ये काम जनता ने निकल कर दिया है। और छत्तीसगढ़ तीनों स्तरों में अब कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। अनिल जी, सीधे सीधे आरोप भी बता दीजिए और बता दीजिए आपका पार्षद भाई ईवीएम लूट कर ले भी जाता तो करता क्या? जी संजय जी, आपको सभी को नमस्कार जी। देखिए, जिस तरह से स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में विधानसभा में आई थी, कह रही थी हमारी पूरी तैयारी है। फिर हमने वो नाटकीय क्रम भी देखा, इन्होंने अध्यादेश लाया, शासक बिठाए और चुनावों को इतने लिमिटेड टाइम में इस तरह कराया कि आप एक चीज देखिएगा कि ईवीएम को लेकर कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं लगी और एक स्थापित सिद्धांत बन गया है संजय जी कि वीवीपैट का इस्तेमाल होता है ईवीएम के साथ। सर्वोच्च न्यायालय ने भी याचिकाओं को यह कहकर खारिज किया कि वीवीपैट की रैंडमली गिनती होती है। फिर चुनाव आयोग से उन्होंने पूछा क्या हर जगह नहीं गिना जा सकता, तो चुनाव आयोग ने कहा नहीं साहब, हम हर जगह नहीं गिन सकते, उतने हमारे पास संसाधन और मेन पावर नहीं है जी। पर रैंडमली हम 10% गिनते हैं। ये चुनाव विदाउट वीवीपैट हुआ। अब आप एक चीज देखिएगा संजय जी, जब हम गिना जाए या नहीं, जब हम मतदान करते हैं तो एक छोटी स्लिप आती है स्क्रीन पर, जिसको देखकर हम प्रतिपुष्टि करते हैं कि साहब हमारा मत इस व्यक्ति को गया। ये वीवीपैट का सिस्टम हटा दिए। एक और व्यवहारिक दिक्कत आपको बता रहा हूं, सारी ईवीएम में 30 से 40% ईवीएम में मैं कमिश्निंग का खेल देखा इनका, टाइम एरर, डेट एरर। संजय जी, होता क्या था कि जैसे मतदान दिनांक 11/2/2025 डिस्प्ले में आता था सीयू में, कंट्रोल यूनिट में, उसके बाद वो ये आता था कि पोलिंग स्टार्ट 8 AM। वो टाइम और डेट दोनों नहीं है मशीनों में, या तो एरर है या तो गलती है। अब प्रशासन कह रहा है साहब यही है, इसी से चुनाव कराना है। हमने जब वीवीपैट को लेकर लिखित शिकायत की कांग्रेस पार्टी ने, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि साहब हमारे पास पैसे नहीं है कि हम वीवीपैट लगा सकें। और हमने ये भी देखा कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर्सनल चार्टर प्लेन में घूम रहे थे, पूरे स्टेट का दौरा कर रहे थे। क्या उसके लिए पैसे थे? सवाल संजय जी, 25 सालों में यह स्थानीय निकाय का चुनाव भारतीय जनता पार्टी कभी हम पर भारी नहीं पड़ी, इस पर भी नहीं पड़ी। सवाल पारदर्शिता का है, सवाल निष्पक्षता का है, सवाल विश्वसनीयता का है, सवाल लोकतंत्र को जिताने का है। दल तो अपना जीतेंगे, जनादेश जो भी होगा स्वीकार रहा है, रहेगा। सवाल इसका है कि लोकतंत्र में जो हम विश्वसनीयता की बात करते हैं जी, उस दिशा में बार बार आज भी सर्वोच्च न्यायालय का एक ऑर्डर आया है कि साहब आप अपने मशीनों को सेफ रखिए। मैं वही कहने वाला था, वही बताने वाला था अनिल जी कि अब तो आपकी ये सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो कि चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था है, उसने याचिका लगाई हुई थी जिसमें कि सीजेआई थे और जस्टिस दीपांकर दत्ता जी थे, उनकी बेंच में सुनवाई हुई, चल रही है। हालांकि अभी भी 15 मार्च की अगली डेट मिली हुई है। उसमें ये कहा गया है कि जो ईवीएम मशीन है उसे पूछा गया है कि उसे जब चुनाव हो गया, सब खत्म हो गया, तो वो तरीका क्या है, वो मानक पद्धति क्या है जिससे कि इसके डेटा समाप्त किए जाते हैं, क्योंकि रखे तो जा नहीं सकते और भी आगे भी चुनाव करवाने हैं। तो वो सब पूछा गया और ये कहा गया है कि आप अगर कोई उम्मीदवार कहे कि वो हारा है, उसकी जांच करनी है, तो ये कहा कि इंजीनियर जो है वो उसे बताए कि हाँ भाई आपको इतने मत मिले हैं और ये भी एश्योर करे कि भाई ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हुई है। अच्छा काम हुआ है अगर ये होता है। हालांकि इसके बहुत से पहलू हैं, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सभी उम्मीदवार पहुंच जाए हारे हुए कि भैया हमारा जांच लीजिए, तब तो हो गया। ये तो एक नहीं है तो 20 चुनाव के बराबर अकेला चुनाव हो जाएगा। लेकिन ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो ऐसे बिंदु भी होंगे और बहुत से विषय होंगे जिस पर बातचीत होगी। जी, मैं कंक्लूड कर रहा था उसी को। तो देखिए, सार ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है कि पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए और चुनाव आयोग का कॉन्सेप्ट ही यही है। पर सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में आप आनंद फानंद में चुनाव कराते हैं। संजय जी, एक और विषय जी, जो बैलेट होती है वहां तक मतदान दल के किसी व्यक्ति को नहीं जाना है सिवाय वेरीफाइड करने। अब यहाँ एक ही ईवीएम में जब 2-2 वोट पड़ रहे हैं तो अधिकतर मतदान दल के लोग जाकर वोट कर दे रहे हैं।
क्योंकि जब हम मतदान दल के लोगों से पूछते हैं कि साहब आप दल हैं, आप बैलेट यूनिट तक नहीं जाना है, आपको बटन नहीं दबाना है, तो कहते हैं साहब इसका प्रशिक्षण हमें नहीं मिला। तो सरकार ने जिस तरह से मतलब क्या कह रहे हैं कि वही जाके मतदान कराते हैं, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मतदान दल जब किसी व्यक्ति से नहीं बन रहा है तो खुद ही सहयोगी बन जाते हैं। अच्छा। और जाकर अंदर बैलेट यूनिट भी दबा दे रहे हैं। इस तरह का सीन भी देखा गया, कई जगह देखा गया। एजेंट्स ने आपत्ति की तो कहते हैं कि साहब इनसे नहीं बन रहा था इसलिए हम बताने गए। नहीं, तो पूछ के दबाते होंगे ना कि कौन सा बटन दबाना है। नहीं, मैं उसी विषय पर आ रहा था। पूछ कर भी कोई पीठासीन या मतदान दल का व्यक्ति निर्वाचन आयोग नियमों के अनुसार बैलेट यूनिट को पुश नहीं कर सकता। अगर कोई एक वोट आया है तो इनका बटन भी वो नहीं दबा सकता, भले वो कंट्रोल यूनिट को ऑन ऑफ कर ले। मैं उस विषय पे आ रहा था। दूसरी बात देखिए, चाहे शकुंतला पोप्टे जी हो जो भारतीय जनता पार्टी की प्रतापपुर से विधायक हैं, कि निर्दलीय और दूसरे दलों के लोगों का काम नहीं होने दूंगी। चाहे बिलासपुर में 2-2 वार्डों में खुलेआम भाजपा प्रत्याशियों द्वारा पैसे बांटने का मामला रहा हो, जिसके वीडियो और पूरे सबूत और तथ्य हैं, उसके बाद भी निर्वाचन आयोग शून्य, पुलिस शून्य। तो देखिए, सवाल इस बात का है कि चुनाव तो आप जीतेंगे नहीं, लेकिन ये कौन सा वातावरण आप बना रहे हैं। संजय जी, सवाल इसका है कि चुनाव हम जीत रहे हैं या नहीं, लोकतंत्र हार रहा है। इस तरह से जो जनता में विश्वसनीयता की कमी आ रही है, नियमों की अनदेखी हो रही है, पारदर्शिता को खत्म किया जा रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि ये विधानसभा और लोकसभा में तो डिवाइड एंड रूल चला लेते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी ईडी, आईटी, सीबीआई, सारी चीजें कर लेते हैं। स्थानीय निकाय में आपने देखा होगा इस बार पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, प्रशासन के लोग धमका रहे हैं। वार्ड नंबर 13 के पार्षद को जिस तरह धमकाया गया स्थानीय विधायक द्वारा, जिस तरह का खेल हुआ पूरे छत्तीसगढ़ में, ये सारा चिंता का विषय है। जवाब दे लीजिए गंधर्व जी, संक्षेप में। रमेश जी के पास जाऊंगा, जवाब दे लीजिए। बहुत सी बातें हैं, बहुत से आरोप हैं, बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं हमारे बड़े भाई अनिल चौहान। सर्वप्रथम जो मतदान अधिकारी होता है, वहां पर विभिन्न राजनीतिक दल, जैसे कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं तो बूथ एजेंट को अनुमति होती है अंदर रहने की और अपनी शिकायत दर्ज करने की। तो उसकी एक शुल्क होती है जो वहां पर निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनको दे करके वहां शुल्क जमा करके आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। पर यहाँ क्या है, कांग्रेस तथ्यहीन होकर बेबुनियाद उन अधिकारियों पर जो अपना घर द्वार छोड़कर कल से आए हैं और लोकतंत्र की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, उन पर निराधार आरोप लगा रहे हैं बिना किसी तथ्य के। दूसरी चीज, ये जो आरोप लगा रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया बिलासपुर से क्या खबर आ रही है। अगर प्रशासन का इस प्रकार से दुरुपयोग किया गया होता तो आप बताइए, क्या कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी की इतनी हिम्मत है कि वो मतदान केंद्र के अंदर घुसकर ईवीएम मशीन लूटने की कोशिश करे? इनका लोकतंत्र अपने समय पर डूब जाता है। ऐसे डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं। हमने किस प्रकार का डिवाइड एंड रूल किया? क्या किसी गरीब व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास से जाति देख करके उसे आवाज दे रहे हैं क्या? क्या उसे हम किसी प्रकार के भेदभाव में नजर करते हैं क्या? लेकिन इनकी पॉलिसी रही है अपनी वोट बैंक की राजनीति करने की। और मैं आपके चैनल में पहले भी कह चुका हूं कि हम हिंदुस्तान के हर नागरिक को हिंदू मानते हुए अंत्योदय के लक्ष्य के साथ कार्य करते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हमारे लिए हिंदू है, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय का हो। ठीक है रमेश पांडे जी, आप सुन रहे होंगे दोनों की बातें। एक जो रिफॉर्म्स की बात है वो भी एक विषय है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। हालांकि इस पर अभी सुनवाई चल रही है, 15 मार्च को फिर अगली सुनवाई होनी है, लेकिन एक विषय तो निकल कर आया है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है प्रारंभिक रूप से। लेकिन ये जो पूरे दृश्य बता रहे हैं, अनिल चौहान जी जो बोल रहे हैं, गंधर्व जी जो बोल रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातें हैं, तो क्या वास्तव में जैसा अनिल जी बता रहे हैं कि इतने सारे लूप्स हैं, ये सब ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है क्या सच में? देखिए संजय जी, मैं गंधर्व जी और अनिल चौहान जी को नमस्कार करता हूँ। दोनों साथी बहुत ही योग्य हैं और बहुत गंभीर चिंतन करते हैं। जी बिल्कुल। मैं इस पूरे घटनाक्रम में थोड़ा सा जो पहले छूट गया है उसको भी शामिल करना चाहता हूँ। और आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चलता रहता है, इसकी कोई सीमा नहीं। मैं गंभीर बातें बताना चाहता हूँ। जैसे ये चुनाव नहीं, ये तो इस चुनाव में भी देखा गया, पहले भी चुनाव में देखा जाता रहा है। जैसे एक परिवार में अगर पिता है और माता है और बेटा है, तो पिता का वोटर लिस्ट में नाम दूसरे वार्ड में है जी, माता का दूसरे वार्ड में, बेटे का दूसरे वार्ड में। आखिर ये समस्या कैसे हो जा रही है, ये बात समझ में नहीं आई।
दूसरा जो मैं बताना चाहता हूं कि जब चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का जब रिव्यू होता है तो वो रिव्यू पूरी तरह से मनगढ़ंत होता है। मैंने इस बात को गंधर्व भी जानते हैं और अनिल चौहान भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मैं भी इस रायपुर शहर का रहने वाला हूँ। रिव्यू के दौरान एक भी कर्मचारी आज तक मेरे घर पे नहीं आया कि पूछा कि भाई कितने आपके यहाँ मतदाता हैं, किसका नाम कटना है, किसका नाम जुड़ना है। आप समझिए। दूसरा, आपके यहाँ वोटर जो पर्ची पहुंचाता है मतदान कर्मी, वो तक नहीं आता। वो मोहल्ले में एक जगह बैठ जाता है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता है कि आज फला जगह पर मतदान पर्ची बांटी जाएगी, जबकि उसका दायित्व होता है वो घर घर जाकर के वोटरों को बताए। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, ये समस्या निर्वाचन आयोग की मीटिंग में भी मैंने ये बात कही थी, लेकिन आई गई बात हाँ देखते हैं करके निपटा दिया गया। तो मेरे समझ से ये बात आती है कि जो भी हमारे राजनीतिक दल के लोग हैं, सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं, वो भले मन से, पूरे मन से, सही मन से काम नहीं करना चाहते। इन बिंदुओं को क्यों नहीं उठाया जाता कि आखिर एक ही परिवार में 3 मतदाताओं का नाम 3 वार्डों में कैसे हो गया? पूरे मतदाता सूची की रिव्यू की गई, फिर भी यह समस्या बनी की बनी हुई है। तो लोगों को परेशानी भी हो रही है। बाकी जो तकनीकी बिंदु हैं वो तो विशेषज्ञों का है, उसके बारे में हम बहुत ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में भी एक अच्छा जो आज का डिसीजन आया है कि डेटा को हम डिलीट नहीं करना है, उसको सुरक्षित करके रखना है। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है। जी, ऐसा तो नहीं कहीं रमेश जी की ये जो अगर समस्या आ रही है, इस प्रकार की कोई समस्या है, रिव्यू जो पुनरीक्षण जो होता है एक बार फिर से, तो उसमें आपको जाके शिकायत करनी है कि भाई मेरे साथ ये है, या ऐसा हो गया, ये फलानी जगह है, इसको ठीक करिए? रमेश जी। जी जी जी। पुनरीक्षण के दौरान पूरे मतदान कर्मी जो दल होते हैं, उनका दायित्व है कि वो घर घर जाकर के वोटरों की पहचान करें। कोई मर गया है तो उसका मतलब उसका नाम सूची से काटे, कोई नया आ गया है तो उसका नाम सूची में जोड़े। और ये दूसरा, तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि स्वतः मतदाता का भी ये दायित्व है कि वो जाकर के बताए, लेकिन उससे पहले तो मतदान कर्मी का या जो इस दायित्व को निभाने में लगे हुए हैं, उनका दायित्व है कि आखिर क्या हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है। तो एक जगह बैठ करके पुरानी सूची को लेकर के उसी का नाम रख करके, या राजनीतिक दलों के लोग होते हैं वो अपने पार्टी के लोगों का नाम बढ़ा लिए, दूसरी पार्टी के लोगों को नाम कटा लिए। पता तब चला जब आप वोट देने बूथ पर गए तो ऐसी समस्या आ गई। अनिल जी, एक बात बताइएगा, अभी मैं पिछली जब चर्चा कर रहा था तब एक प्रवक्ता कह रहे थे कि परिसीमन का मुद्दा उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि परिसीमन इस प्रकार से किया गया है कि बहुत से दिग्गज जो थे चुनाव लड़ सकते थे वो चुनाव से बाहर हो गए, पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ, ये सोच समझकर सब कुछ परिसीमन किया गया। फिर उस समय ये भी बात हुई थी कि भाई कांग्रेस के समय भी परिसीमन हुआ था, तो ये आरोप तो उस समय भी लगे थे कि बहुत से छूट गए। तो क्या ये अपने अपने समय में होने वाली ये क्रिया होती है क्या? देखिए संजय जी, परिसीमन एक प्रक्रिया है और उसमें दावा आपत्ति को समय दिया जाता है। सवाल इस बात का है, जैसे कि अभी विद्वान पत्रकार रमेश पांडे जी कह रहे थे कि मतदाता सूची का जब प्रारंभिक प्रकाशन होता है उसके बाद दावा आपत्ति का समय होता है। उस दावा आपत्ति के बाद उस पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई एक गंभीर विषय है। दूसरा, मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण के बजाय बृहद पुनरीक्षण की आवश्यकता है इस प्रदेश में सभी नगरीय निकाय। बृहद पुनरीक्षण में घर घर जाकर बहुत बेहतरीन उसको सुधारा जा सकता है, ये मेरा मानना है। तीसरा सवाल जो आपने कहा परिसीमन का, मैं जितना चुनाव आयोग के नियमों को बारीकी से समझता हूं, परिसीमन हुआ, परिसीमन पर दावा आपत्ति होती है। फर्क दोनों में देखिएगा, कांग्रेस की सरकार के समय परिसीमन किया गया और परिसीमन के बाद स्पेशली जैसे बिलासपुर में 70 वार्ड हो गए, बहुत बड़ा एरिया जोड़ा, तो परिसीमन आवश्यक था। उसके बाद जितने दावा आपत्ति आए उनका निराकरण किया गया। इस सरकार में फर्क यह है कि उन परिसीमनों पर कोई निराकरण नहीं किया गया। सवाल ये होता है संजय जी कि आपको अगर कोई आपत्ति है तो आपत्ति सुनी क्यों नहीं जाएगी। दूसरी बात मैंने जो कहा कि वीवीपैट स्थापित सिद्धांत है, ईवीएम के साथ इस्तेमाल होना चाहिए उसको, क्योंकि उसके नियम में लिखा है कि जो मतदाता वोट कर रहा है उसको ये प्रतिपुष्टि होना आवश्यक है स्लिप देखकर कि हाँ मैंने जिससे मतदान किया उसको वोट पड़ गया। इसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक खेल नहीं हो सकता।
इसको यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने धता बता दिया। तो जब ईवीएम से चुनाव नहीं हो सकते थे, तैयारी नहीं थी, तो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराए गए? ये हमारा एक वैधानिक सवाल है। अब भारतीय जनता पार्टी कहती साहब आप कोर्ट चले जाना। देखिए, ये हर बात पर कोर्ट चले जाना, हमने आपके विधायक अंदर कर दिया, आपके नेताओं के यहाँ छापेमारी कर दी, आप कोर्ट चले जाइए। देखिए संजय जी, कोर्ट की अपनी सीमाएं, ये निर्वाचन की एक प्रक्रिया एक स्वतंत्र संस्था द्वारा होती है। कोर्ट को हर परिस्थिति में हर जगह उनका हस्तक्षेप नहीं करना है। हाँ, जहां वायलेशन ऑफ लॉ हो वहां कोर्ट निश्चित रूप से दखल देती है। पर मेरा यह मानना है कि सरकारों का नैतिक दायित्व है, ऐसे आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं का नैतिक दायित्व है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी अपनी भूमिका अदा करें। ये कहकर जनता को कि जाओ साहब आप कोर्ट जाओ, ये गड़बड़ हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि पैसे मांगने का वीडियो अगर जारी होता है, इमीडिएट एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि वीडियो है उसका, इमीडिएट उस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। क्यों नहीं होता? अभी देखिए आप, जैसे मैं बिलासपुर का उदाहरण दिया आपको, रायपुर में कुछ उदाहरण मिले हमको, मनेनगढ़ चिरमिरी में उदाहरण मिले। जब वीडियो और तथ्यों के साथ शिकायत की जा रही है तो चुनाव आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी के हाथ पैर क्यों फूल रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। जैसे मैंने आपको कहा कि बैलेट यूनिट को जाकर मतदान दल दबा रहा है, मैं किसी अधिकारी कर्मचारी को दोषी नहीं कह रहा हूं। देखिए संजय जी, यहाँ भाजपा के विद्वान प्रवक्ता ने उसको उस तरफ मोड़ दिया। मैं सवाल प्रशिक्षण का कह रहा हूँ। कई जगह मैं ऐसे इनोसेंट कर्मचारियों से भी मिला जिन्होंने मुझसे माफी मांगी और कहा कि साहब मुझे पता नहीं था कि मुझे नहीं दबाना। जब मैंने उनको नियमावली दिखाई कि पीठासीन भी बैलेट यूनिट को किसी बटन को नहीं दबा सकता, इवन अगर कोई मतदाता अक्षम है तो उसके लिए वो सहायक नियुक्त करेगा, लेकिन वो सहायक पीठासीन नहीं बन सकता। तो आप इस हिसाब से बैलेट यूनिट को दबा कर आए। तो फिर उन्होंने माफी मांगी और कहा हमें ये प्रशिक्षण में नहीं बताया गया। एक्चुअली जिस तरह से बिना तैयारी के चुनाव कराया गया, या शायद सुनियोजित रूप से ऐसा चुनाव कराने का प्रयास किया गया जिससे इनको पार्सलिटी करते बने, तो ये बहुत चिंता का विषय है। और चिंता इस बात की है कि विश्वसनीयता, निष्पक्षता, ये सब कहां जाएंगे? और जब पारदर्शिता नहीं रहेगी और लोगों का लोकतंत्र से मोह भंग हो जाएगा संजय जी, तो न राजनीतिक दल बचेंगे, न देश बचेगा, न समाज बचेगा। गंधर्व जी सीधे सीधे जवाब। लोकतंत्र में बचे। सवाल यहाँ कांग्रेस और भाजपा का नहीं है, सवाल जीत हार का नहीं है। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी हर बात पे कहती है कि साहब आप कोर्ट चले जाइए, साहब आप हार रहे हैं इसलिए कह रहे हैं। मेरा ये कहना है संजय जी कि अगर हम विपक्ष में हैं ठीक है, लेकिन हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, हमारे सुझावों को न सरकार सुनेगी न चुनाव आयोग सुनेगा, तो आप बताइए कि डेमोक्रेसी कैसे बचेगी? मैं तो कहता हूं एक सामान्य सा मतदाता अगर कोई अच्छा सुझाव देता है तो उसको सरकार को और चुनाव आयोग को सुनने में क्या दिक्कत है? क्यों इस तरह से दबाया जाता है? अंदर जी जवाब दे दीजिए, अंदर जी जवाब दे लीजिए सीधे सीधे। निश्चित तौर पे पूर्ण गंभीरता के साथ अगर किसी भी प्रकार से लोकतंत्र में जो सहायक हमारे जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनकी दावा आपत्ति रहती है, उसको पूर्ण गंभीरता के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी और प्रदेश का जो निर्वाचन आयोग है उसको स्वीकार करना होता है और उस पर अपनी कार्रवाई करनी होती है। निश्चित तौर पे इस पे एक प्रक्रिया होती है जिसपे समयबद्ध तरीके से कार्रवाई और आगे की निर्णय को किया जाता है और उसे दावा आपत्ति पे प्रस्तुत किया जाता है। जिसका उदाहरण आप देखेंगे कि भाई विधायक जो देवेंद्र यादव जी हैं, उनके ऊपर एक जो विलंबित मामला है वो कोर्ट में चल ही रहा है, उनके वकील द्वारा बार बार उसमें पेश किया जा कह रहे थे कि वार्डों में जिस प्रकार की चीजें हुई, मैंने आपके चैनल के माध्यम से जब डिबेट में जुड़ा तभी बताया कि परिसीमन के चलते कुछ लोगों के साथ इस प्रकार की त्रुटियां हुई हैं, पर लेकिन उसमें मैंने ये भी कहा एक स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय देते हुए कि कांग्रेस के भी जो लोग हैं, भाजपा के भी जो लोग हैं और निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ भी जो लोग थे वो पूर्णतः सबकी सहायता कर रहे थे कि कहां पर उनका मतदान केंद्र है, कैसे उनको वहां तक पहुंचाया जाए और वे अपने मत अधिकार का प्रयोग कर सके। और रही परिसीमन की बात, तो पूर्व में जिस प्रकार से परिसीमन किया गया था वो अपने लोगों को जिताने के अनिल जी जो कह रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं गंधर्व जी, जो पूरा लब्बल हुआ अब मैं कह रहा हूं, जो समझ पा रहा हूं मैं, वो ये कह रहे हैं कि तैयारी नहीं थी। इस प्रकार से जो पूर्ण विकास होना था, जो पूर्ण विकास एक बस्ती का होना चाहिए, वो प्रभावित होता था क्योंकि उसके चलते एक वार्ड में ज्यादा बजट नियुक्त करना पड़ता था और उस गंधर्व जी या शायद उनके पास नहीं, और उसके तहत भी वो काम नहीं हो पाते। हर डिबेट को अस्वस्थ कर देना या बेकार की चर्चा करना मैं समझता हूं ठीक नहीं। गंधर्व जी ना चाहिए। गंधर्व जी ये मतलब अनिल जी का जो कहना था वो यही था कि
तैयारी पूरी नहीं थी। वीवीपैट जो तमाम चीज़ें बता रहे हैं, प्रशिक्षण, जितनी बातें कह रहे हैं, उनका यही था कि तैयारी नहीं थी, आनन फानन में करवा लिया, यही कह रहे हैं। और लौट के बैलेट पर आ रहे हैं, बैलेट से क्यों नहीं करवा लिया? आवाज नहीं आ रही सर जी, वॉइस। अच्छा, क्या गंधर्व जी को आवाज़ नहीं जा रही? अच्छा, अब मिल रही आवाज़ गंधर्व जी? नहीं मिल रही आवाज़। चलिए आप इसे कंक्लूड कर दीजिए। आप जो आपने पूरी बातें सुनी होंगी, रमेश पांडे जी, जो पूरी बातें हैं आप बता दीजिएगा। क्या आनन फानन में चुनाव हुआ, जितना भी जो भी अनिल जी कह रहे हैं, क्योंकि गंधर्व जी सुन नहीं पा रहे हैं, अभी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। चुनाव लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू, क्या कहूं कि ये एक आधार है जी, अहम आधार है। अगर चुनाव सही तरीके से नहीं होता, उसमें गड़बड़ी होती है, उसका सही ढंग से मूल्यांकन नहीं होता, तो लोकतंत्र पर सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है। अब जो अनिल चौहान जी ने अभी कहा कि चुनाव से पहले मतदाता सूची का बृहद पुनरीक्षण होना बेहद आवश्यक है। बिल्कुल, बगैर बृहद पुनरीक्षण के सही स्थिति समझ में नहीं आती और इस तरह की त्रुटियां बरकरार रहती हैं। उसके लिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इसमें दलगत भावना से ऊपर उठ करके स्वस्थ लोकतंत्र और सशस्त्र लोकतंत्र के लिए बृहद पुनरीक्षण होना, सही सही प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना, मानकीकरण किया जाना, ये बहुत आवश्यक होता है। इसी बिंदु पर हर सरकारें, चाहे वो जिसकी सरकार हो, वो फेल रहती हैं, या वो अधिकारियों के बहानेबाजी में आ जाती हैं, या उनके बहकावे में आ जाती हैं, या वो सही तरीके से इस काम को न करके आनन फानन में अपनी प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहते हैं। मैं तो यही कहूंगा, अगर ये सारे दल मिल करके इसको स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो उनको सही प्रक्रियाओं का पालन कराना चाहिए। बिल्कुल 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 सही बात है। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर चुनाव में अगर आप कहते हैं कि चुनाव के परिणाम वैसे हों या फिर इस पर कोई विवाद ना हो या फिर ऐसी कोई बात ना हो जिस पर कि आने वाले दिनों में फिर से बहस शुरू हो जाए, तो उसके लिए आवश्यक है तैयारियां जो आप कह रहे हैं। हालांकि ये सरकारों का काम है, जो भी सरकार आती हैं, साथ ही साथ सरकारों को इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ क्योंकि वो भी जब ये देखती हैं, सब करती हैं, ठीक है, एक स्वतंत्र संस्था ये पूरा काम करती है। गंधर्व जी आपको सुनाई दे रही है आवाज? हाँ, आ रही। अब कह लीजिए आप जो कह रहे थे संक्षेप में। देखिए, मैं कह रहा था जैसा हमारे आदरणीय रमेश जी ने बताया कि परिसीमन के कारण कुछ लोगों को परेशानी हुई, उसके लिए हमने निश्चित तौर पे सभी दलों ने और सब लोगों ने मिलकर मदद की। और पूर्व में जो परिसीमन की चीजें होती थी तो उसमें एक एक व्यक्ति को, इस बार की बात नहीं है ये, इस बार अपने ऊपर मत लीजिए, ये हर बार की बात है, ये हर बार की बात है। निश्चित तौर पे जो हमारे भाई अनिल चौहान ने कहा कि ये जो वोटर लिस्ट है उसको वृद्ध तौर पे सुधार की एक प्रक्रिया की आवश्यकता छत्तीसगढ़ प्रदेश में है, उसे निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव में किया जाएगा। और जो वीवीपैट की चीजें हैं उसके लिए वहां पर जो पीठासीन अधिकारी थे और कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के बूथ एजेंट्स हों, वे सभी वहां पर लोगों को सहायक बनकर पहले ही समझाया जा रहा था, जब प्रचार हो रहा था उस समय भी समझाया गया। चलिए ठीक है, चूंकि समय की बाध्यता है, नहीं तो विषय तो और थे। अनिल जी और भी कुछ पूछ रहे हैं। जी अनिल जी। संसाधन देना तो काम है, वो तो सिर्फ नियामक आयोग है। बड़ी हैरत की बात है संजय जी, ये इस विषय पर नहीं बताना चाहते क्योंकि एक्चुअली डेमोक्रेसी को किल करने का बहाना भारतीय जनता पार्टी को चाहिए होता है। और मैं कहता हूं तैयारी नहीं थी तो चुनाव बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराया गया, क्योंकि वीवीपैट तो कंपलसरी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है, भले आप सारे ना गिन पाए लेकिन आप वीवीपैट लगाइए तो हम देख तो सके। बिल्कुल, अब क्या था कि मैं ये जवाब तो लेना चाह रहा था अनिल जी, मैंने भी ये सवाल 2 बार किया, मैं जवाब लेना चाहता था लेकिन उस समय कुछ तकनीकी समस्या आ गई, इसलिए वो जवाब नहीं दे पाए। तो लेकिन समय की बाध्यता है इसलिए मैं चर्चा को विराम देता हूँ। आपने जहाँ ख़त्म की है मैं प्रयास करूँगा कि यहीं से इस बात को अगली चर्चा में शुरू करें। तो तब तक मुझे दीजिए आज्ञा, आप सभी हमारे साथ जुड़े। गंधर्व पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, अनिल चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ रमेश पांडे जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ठीक है, निकाय चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपूर्ण हो चुकी है। अब मताधिकार जो है वो ईवीएम में बंद हो चुका है।
जब ईवीएम अपना फैसला 15 तारीख को सुनाएंगे, जब उसका निर्णय निकलेगा ईवीएम से, तब पता चलेगा कि कहाँ किसने बाजी मारी है और कहाँ किसे हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जनता ने जनादेश दे दिया है जिसका सिर्फ सामने आना बाकी है, शेष है। तो अगली चर्चा में फिर मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण विषय पर, तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।